सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मल्टी थ्रेडिंग, जो कि कहा जाता है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टी थ्रेडिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और उसको यूटिलाइजेशन करके आप अपनी प्रोजेक्ट में जहाँ कहीं भी थ्रेडिंग वगैरह का यूसेज होता है उसमें बेस्ट यूसेज पा सकते हैं और बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन भी डिलीवर कर सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग के द्वारा। ठीक है, और जब भी हम मल्टी थ्रेडिंग बनाते हैं सबसे ज़्यादा देखिए कंसर्न ये होता है कि हम उसकी सीक्वेंसिंग को कैसे फिक्स करें, हम उससे निकलने वाले आउटपुट को कैसे फिक्स करें, किस तरीके से जावा ने एक्चुअली में अपने फीचर्स दे रखे हैं कॉन्करेंसी को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। जावा 5 के बाद से कितनी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं कॉन्करेंसी में अचीव करने के लिए। तो आई होप जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी होगी वो हैंड्स ऑन के थ्रू प्रैक्टिकल रन करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट अगर जावा में आप अचीव करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी और आप भी खुद बहुत अच्छे से हमेशा इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। कभी भी मल्टी थ्रेडिंग से जो भी आपको कभी कोडिंग करनी पड़ेगी, कभी आपको चांस मिलेगा, तो आई गारंटी कि अगर आपने ये वीडियो देखा होगा कि तो आपका कभी भी मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डिफेक्ट या बग कभी भी नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट करने के पहले देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोसेस और थ्रेडिंग में अंतर होना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि आप जितने भी देखिए अभी तक इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, हम लोग क्या करते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर ज़्यादातर लॉजिक लिखते थे। अभी जब जो भी हम कोर जावा की बात कर रहे हैं और उसके बाद हम जो भी मल्टीपल मेथड्स या मल्टीपल क्लासेस को कॉल करते हैं वो सभी का एग्जीक्यूशन होता है। तो क्या होता है देखिए, जो मेन मेथड होता है वहाँ पे मेन थ्रेड इन्वोक हो जाती है और उस थ्रेड के अंदर ही जो भी आपके मेथड्स कॉल करते हैं वो वन बाय वन स्टैक के आपके स्टैक में वन बाय वन मेथड एक लाइनअप होते रहते हैं और उसके बाद एक उनका एग्जीक्यूशन होता है स्टैक में। जैसे आप जानते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली चीज़ें इंप्लीमेंटेशन होती है, उस तरीके से मेन थ्रेड में ज़्यादा एग्जीक्यूशन होता है। जब हम मल्टी थ्रेडिंग की बात करेंगे तो क्या होगा कि कई मल्टीपल थ्रेड्स मेन के साथ में कई और थ्रेड्स बनेंगे और उसमें जो जो मेथड्स होंगे उन सभी का एग्जीक्यूशन होगा। कभी ये थ्रेड चलेगी, कभी मेन थ्रेड चलेगी। मान लीजिए 2-3 थ्रेड आपने बनाए तो उनमें से किसी ना किसी को चांस मिलेगा, एट रैंडम कोई ना कोई थ्रेड चलेगी और उसके अंदर जितने भी मेथड्स आए होंगे उन सभी का एग्जीक्यूशन होगा। तो हम थ्रेडिंग करनी क्यों चाहिए, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश हम करेंगे कि देखिए प्रोसेस और थ्रेड अगर हम इन जनरल बात करें तो हम थ्रेड तब बनाते हैं जब हम कई चीज़ें इन पैरेलल में करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, ऐसे क्या होगा इन जनरल अगर हम थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते तो एज अ प्रोसेस रन होगा। प्रोसेस समझने का मतलब है देखिए जैसे आप विंडोज वर्ड एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, एक्सेल एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, ठीक है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में फुल एक प्रोसेस है। लेकिन जब हम विंडोज वर्ड को लॉन्च करते हैं उसमें अगर हम कोई टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम टाइपिंग भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ उसमें स्पेलिंग एरर वगैरह, ग्रामेटिकल एरर वगैरह जो होती है वो मिस्टेक्स वगैरह भी वो विंडोज वर्ड आपको बताने लग जाता है, तो आप उसको करेक्ट करने लग जाते हो। तो ये जो चीज़ें अचीव हो रही हैं वो थ्रेडिंग के थ्रू हो रही है कि एक थ्रेड आपको अलाउ कर रही है टाइपिंग करना, दूसरी थ्रेड उसी सेम टाइम पे ये चेक कर रही है कि जो जो आपने टाइपिंग किया था उसकी स्पेलिंग वगैरह सब इंग्लिश की सही थी कि नहीं थी। ठीक है, तो ये आप आई होप कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसी प्रकार से यूआई जब आप काम करते हैं, जब आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की यूआई की बात करते हैं, मान लीजिए जावा में आपने कोई यूआई बनाया हुआ है और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की तरह लॉन्च किया हुआ है, वहाँ पे एक जो यूआई आपका लॉन्च होगा वो एक थ्रेड में चलेगा, उसके अंदर जो कंपोनेंट टेक्स्ट बॉक्स वगैरह होंगे आप उसमें जो टाइपिंग करेंगे वो अलग थ्रेड में चलेंगे। ठीक है, तो ये थ्रेड का इंपॉर्टेंस होता है। जब भी हम मल्टीपल काम पैरेलल्स में करना चाहते हैं, उनको अचीव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको थ्रेडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल काम आप अगर अचीव करना चाहते हैं तो वहाँ पे थ्रेडिंग का यूसेज होगा और ये लाइट वेट होता है। ठीक है, अच्छा, मल्टीपल प्रोसेसर जब से आ गए हैं तो हमारी जावा 5 ने भी अपने आप को इवॉल्व कर लिया कि जो भी आपकी थ्रेडिंग होगी वो हो सकता है सिर्फ एक प्रोसेसर, मान लीजिए 8 प्रोसेसर्स आपके में लगे हों, तो किसी एक प्रोसेसर पर थ्रेड का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा हो, दूसरे प्रोसेसर पर कोई दूसरी थ्रेड चल रही है, तो उन सभी का भी सिक्वेंसिंग वगैरह जो भी होता है वो जेवीएम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। तो ये भी एडवांटेजेस, आप मल्टीपल प्रोसेसर और मल्टीपल थ्रेडिंग के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और इनमें जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी एक दूसरे में, अगर आप प्रोसेस मल्टीपल बनाएंगे देखिए तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए हर एक चीज़ के मल्टीपल प्रोसेस, पहली बार तो वैसा सोल्यूशन बनाना ही बड़ा मुश्किल काम है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, उसमें जो ऑपरेशन करने होते हैं, जबकि थ्रेडिंग में ये सबसे मेन
अगर आप कोई वेरिएबल्स को शेयर करते हैं आपस में और उनके बीच में आप कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान होता है करने में। हालांकि मतलब मैं जो अभी आपको ये थ्योरेटिकल बातें बता रहा हूँ, जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन अभी हैंड्स ऑन जो भी देखते हैं डायरेक्टली, उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से रिलेटेड हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ समझने वाली चीज़ है कि हमें अगर थ्रेडिंग को जावा में इम्प्लीमेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे। दो वेज होते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी थ्रेड क्लास, और उसके बाद उसमें जो रन मेथड होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन आप जो भी करेंगे, तो रन मेथड के अंदर एक्चुअल में आपको लॉजिक लिखना पड़ता है थ्रेड बनाने में। ठीक है, तो रन मेथड के अंदर जो भी चीज़ें आपने लिखी होंगी, जब थ्रेड स्टार्ट होगी तो वहाँ पे वो एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देगा। दूसरी चीज़ है कि हम इंटरफेस एक रनेबल का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसके अंदर भी रन मेथड होता है। वहाँ पे जो भी चीज़ें आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए लिखेंगे, वो जब भी आप थ्रेड स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको हमेशा रनेबल इंटरफेस को ही इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि एक बार अगर आपने थ्रेड एक्सटेंड कर ली है तो आप किसी और क्लास से एक्सटेंड नहीं कर सकते। जबकि इंटरफेस आपको ये सब चीज़ें एडवांटेजेस देता है कि आपने अगर इम्प्लीमेंट भी किया है तो कल को अगर आपको उस क्लास को एक्सटेंड करना है, चाइल्ड क्लास बनानी, सुपर क्लास बनानी, वो सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर है कि हमेशा हमें रनेबल से ही इंटरफेस इम्प्लीमेंट करके थ्रेडिंग बनानी चाहिए। तो चलिए अभी हैंड्स ऑन पे सीधे चलते हैं। दोनों से हम लोग प्रोग्राम को बनाएंगे थ्रेडिंग को, और देखेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दोस्तों दो थ्रेड के प्रोग्राम बना रखे हैं। मतलब वैसे तो बहुत ढेर सारे, आप देखिए मैंने बहुत थ्रेडिंग के यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम लोग अभी सब डिस्कशन करते हैं। एक बार बेसिक से स्टार्ट करना शुरू करेंगे, आप अपने आप सब कुछ चीज़ें समझने लग जाएंगे। देखिए, यहाँ पे अगर मेरे को थ्रेड बनाना है तो मैंने क्या किया है यहाँ पे कि एक मैंने पहले मेन क्लास करी है, और उसके अंदर एक इंटीजर नंबर लिया 8। मतलब मैं नंबर ऑफ थ्रेड्स 8 रखना चाहता हूँ, और मैं कैसे नंबर ऑफ 8 थ्रेड्स को बनाऊंगा, इसके लिए मैंने क्या किया है, फॉर लूप है। फॉर लूप में मैंने एक माई थ्रेड एक्सटेंड करके क्लास है, मतलब मैंने जो एक्सटेंड करके क्लास बनाई उसका नाम ही मैंने माई थ्रेड एक्सटेंड रखा हुआ है। यहाँ पे पब्लिक वॉइड रन मेथड के अंदर मैंने लॉजिक लिख दिया है। अब क्या है कि जब ये थ्रेड को एक्सटेंड कर रही है ये क्लास, तो जब भी मैं इसका इंस्टेंस बनाऊंगा तो वो एक एज अ थ्रेड बनेगी। ठीक है, और थ्रेड बनने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट मेथड को कॉल किया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रन मेथड को मैं नहीं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो देखिए यहाँ पे रन मेथड लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी अगर आप यहाँ पे रन मेथड कॉल करेंगे, तो देखिए इसमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आई है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये सिंपली आपके मेन थ्रेड के अंदर ही, इसी मेन थ्रेड के अंदर ही इस माई थ्रेड के रन मेथड को कॉल करेगा, उससे कोई नई थ्रेड स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, जब भी आपको नई थ्रेड की तरह काम करना है, नई थ्रेड पैरेलल में बनानी है, स्टार्ट करनी है, तो आपको स्टार्ट मेथड ही कॉल करना पड़ेगा। जब आप स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे तो नई थ्रेड बनेगी, और उसके बाद ये इसके रन मेथड के अंदर जो भी आपने लॉजिक लिख रखा है उसको रन करेगा। अभी देखिए इसमें लॉजिक मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे सिंपली लॉजिक ये रखा है कि मैंने एक प्रिंट करने हैं यहाँ पे थ्रेड को, है ना। थ्रेड में क्या किया, मैंने जो भी थ्रेड क्रिएट हुई है उसकी, जो भी करंट थ्रेड अभी चल रही है उसकी मैंने आईडी ले ली। इस आईडी को देखिए, ये कॉमन मेथड है, इससे थ्रू आपको जो भी थ्रेड चल रही होगी उसकी एक आईडी आपको रिटर्न हो जाएगी। एक लॉन्ग इंटीजर नंबर होता है ये। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ थ्रेड आपके उसमें बनती है उसको कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट एक नंबर दे दिया जाता है, वही यहाँ पे आईडी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम अगर रन करके देखेंगे एक बार की, तो देखेंगे 8 नंबर ऑफ थ्रेड्स यहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए हमारी। 8 नंबर ऑफ थ्रेड्स कैसे क्रिएट होंगी, क्योंकि देखिए हमने फॉर लूप के अंदर 8 इंस्टेंस बनाए हैं थ्रेड के 8 इंस्टेंस यहाँ पे बनेंगे फॉर लूप के अंदर, और 8 बार मैंने स्टार्ट को कॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारे 8 नंबर ऑफ थ्रेड्स बनेंगे। अगर आप फॉर लूप नहीं लगाते हैं यहाँ पे तो क्या होता है कि एक ही थ्रेड बनती है। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारी 8 थ्रेड्स बनी है, उन 8 थ्रेड्स अभी वो रनिंग है, और उनकी स्टेटस यहाँ पे जो भी आईडी है उनकी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो गई है। सिमिलरली अगर हम तो ये हो गया आपका एक्सटेंड के थ्रू। ठीक है, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिंपल एक्सटेंड थ्रेड किया है, रन मेथड को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, उसके अंदर जो भी आप लॉजिक लिखना चाहे लिखेंगे। मैंने यहाँ पे सिंपली थ्रेड की जो आईडी थी उसको प्रिंट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने उसका इंस्टेंस बनाया। ठीक है, इंस्टेंस के बाद उसका मैंने स्टार्ट मेथड कॉल कर दिया। ठीक है, इस तरीके से कॉल किया। अब हम चलते हैं रनेबल पे। ठीक है, रनेबल में क्या हो रहा है, इसको क्लोज कर देते हैं। रनेबल में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए मैं थ्रेड का इंस्टेंस बना रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या था, सीधे मैंने जो क्लास बनाई थी जिससे एक्सटेंड किया था उस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा था। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे थ्रेड को कॉल किया है और उसके अंदर रनेबल के ऑब्जेक्ट को मैंने पास किया है। अब इसके अंदर अगर चलते हैं रनेबल के ऑब्जेक्ट को, ये क्या है, ये क्लास है जिसने इंप्लीमेंट किया है रनेबल को, और यहाँ पे फिर से वही रन मेथड के अंदर मैंने जो भी थ्रेड चल रही होगी उस समय उसकी आईडी को मैं प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए, एक मैंने जो क्लास का इंस्टेंस बनाया उसका रनेबल ऑब्जेक्ट, रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है,
और यहाँ पे इसका क्योंकि इंटरफेस का देखिए आप वो तो बना नहीं सकते हैं ऑब्जेक्ट। एनोनिमस इनर क्लास में आप चाहे तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे। यहाँ पे क्या करा मैंने, थ्रेड क्लास को सीधे यूज किया और थ्रेड क्लास के अंदर मैंने रनेबल ऑब्जेक्ट को कॉल कर दिया। तो इसके अगर कंस्ट्रक्टर में भी आप थ्रेड में जाएंगे तो ये देखिए अलाउ करता है रनेबल को पास करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट मेथड को कॉल किया। यहाँ पे भी फिर वही चीज़ है कि देखिए आप रन मेथड को कॉल कर सकते हैं, लेकिन वही है कि स्टार्ट आपकी नई आपकी वो थ्रेड कॉल नहीं होगी। स्टार्ट मेथड जब आप लिखेंगे तभी आपकी नई थ्रेड बनेगी। तो यहाँ पे भी क्या है, मैंने 8 नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मैंने बनेंगे, क्योंकि फॉर लूप के अंदर 8 नंबर ऑफ टाइम से ऑब्जेक्ट बनेगा रनेबल का, ठीक है, और थ्रेड बनेंगे और ये स्टार्ट करेंगे तो 8 नंबर ऑफ थ्रेड्स यहाँ पे रन हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग एक बार रन करके देखते हैं और ये देखिए यहाँ पे 8 नंबर ऑफ थ्रेड्स हमारी रन हो गए। तो इस तरीके से थ्रेड बनती है, एकदम बेसिक तरीका है और आपको हमेशा रनेबल तरीके से ही बनाना है। ये आप एकदम चीजें क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप थ्रेड बनाएंगे और जो भी चीजें आप रन मेथड के अंदर लिखेंगे, है ना, जिस भी थ्रेड का इंस्टेंस आप जब बनाएंगे इसके अंदर जितनी भी चीजें लिखी होंगी वो एक नई थ्रेड में बनेगी, ठीक है। तो ये आपका ये एक चीज क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आते हैं अपने फिर से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट फिर से वापस, कि देखिए अब मल्टीपल थ्रेड्स तो आपको बनाना आ गया, लेकिन एक चीज सबसे बड़ी चीज यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए मल्टीपल थ्रेड्स जब बनती हैं तो मल्टीपल थ्रेड्स कभी भी किसी भी सीक्वेंशियल ऑर्डर में रन होंगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये देखिए तो क्या हो रहा है, थ्रेड 14 यहाँ पे रन पहले हो रही है, फिर 21, फिर 18, फिर 17, फिर 16, 15, 19, 20। अब ये इसको मैं दोबारा चलाऊंगा इसी सीक्वेंस में, वो रिजल्ट शायद नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे रनेबल में अभी क्या है, देखिए 14, 21, 18, दोबारा अगर हम लोग इसको चलाते हैं 14, 20, 16, देखिए कुछ ना कुछ सीक्वेंस इसमें ऑर्डर चेंज हुआ है। आप जितनी बार भी इसको चलाएंगे आपका हर बार अलग अलग आउटपुट आएगा। देखिए थ्रेड 15 हो गया, ठीक है। तो जब आप मल्टीपल थ्रेड अगर चला रहे हैं और मल्टीपल थ्रेड से आपको कोई सीक्वेंसिंग करनी है कि नहीं, एक थ्रेड के बाद दूसरी थ्रेड आनी है, या किसी आउटपुट को आपको फिक्स करना है कि ठीक है मल्टीपल थ्रेड नहीं चल रही लेकिन थ्रेड 5 के बाद ही थ्रेड 6 एग्जीक्यूशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि थ्रेड 5 कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है जो कि थ्रेड 6 के द्वारा यूटिलाइजेशन होगा। तो ये सब चीजें जब आपको सिंकिंग करनी है, एक तरीके से थ्रेड्स के बीच में कम्युनिकेशन कोई करना है, सिंकिंग करनी है, इन्हीं सब चीजों को बोला जाता है आपका कॉन्करेंसी अचीव करना, ठीक है। कॉन्करेंसी अचीव करने का मतलब कि आप पैरेलल में जो मल्टीपल थ्रेड्स बना रहे हैं उनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन आपस में आप इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे उनके बेसिस में आप सीक्वेंसिंग अपनी रखेंगे, कैसे प्रायोरिटी सेट करेंगे, ठीक है। तो इनको अचीव करने के लिए देखिए यहाँ पे लॉकिंग का मेथड यूज किया जाता है। हमेशा क्या होता है कि आप एक तरीके से मान के चलिए कि जब मल्टीपल थ्रेड्स रन हो रही हैं, उन मल्टीपल थ्रेड्स के बीच में एक कोई ऑब्जेक्ट कॉमन लिया जाएगा, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। और हर ऑब्जेक्ट के अंदर समझ लीजिए एक की लॉक पेयर होता है, ठीक है। तो वो जो लॉक कोई भी थ्रेड जो भी है उस ऑब्जेक्ट का जो लॉक एक्वायर कर लेगी तो उसके बाद उसकी की आ जाएगी, ठीक है, और वो की किसी को भी शेयर नहीं होगी। जब अपना एग्जीक्यूशन करने के बाद वो की रिलीज की जाएगी तो जो थ्रेड उसको की को पाएगी, उस लॉक की को, वही थ्रेड फिर उसके बाद स्टार्ट होगी अब उस कार्य के एग्जीक्यूशन के लिए। देखिए मान लीजिए कि एक मेथड ऐसा है जो मल्टीपल थ्रेड्स कॉमन तरीके से यूज करती हैं, ठीक है। तो कभी पहली थ्रेड एग्जीक्यूशन कर रही थी, कभी दूसरी थ्रेड एग्जीक्यूशन कर रही थी, तो इसके लिए कॉमन ऑब्जेक्ट बनाया, कॉमन लॉक बनाया, समझ लीजिए आप, उसकी एक ही की है, ठीक है। और वो जो भी थ्रेड सबसे पहले पा जाती है वो की उसको यूटिलाइजेशन करेगी, उसके एग्जीक्यूशन के बाद वो रिलीज करके जो भी वेट सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए थ्रेड जो वेट कर रही होगी उसको सबसे पहले दिया जाता है उस की को, फिर वो उस की को लेके अंदर एग्जीक्यूशन करेगी, उसके बाद जो सबसे लॉन्गेस्ट वेट करने वाली थ्रेड होती है वो उसको वो की दे देती है। तो इस तरीके से सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूशन किया जाता है। अभी जो लॉकिंग चीज में जो आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई लॉक है जिसके अंदर की है एक कॉमन और वो सबको शेयर की जा रही है सारे थ्रेडिंग के बीच में, एक तरीके से टोकन है, जो भी आप समझ लीजिए इसको अचीव कैसे किया जाता है, वो वो सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू किया जाता है अगर ट्रेडिशनल वे की मैं बात करूं। पर जावा 5 के बाद में देखिए कॉन्करेंसी एक अलग ही लेवल पे चली गई है। जावा 5 के बाद में जो लॉकिंग का मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, जो बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट लॉकिंग की मैं बात बता रहा हूँ, जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वहाँ पे अलग से भी जावा 5 में उनके खुद की कई क्लासेस दे दी गई हैं। इवन जो हम लोग के कलेक्शंस की हम लोग बात करेंगे ना, वहाँ पे कलेक्शंस के भी अलग से कई पैकेजेस हमारे और कई क्लासेस इंटरफेसेस वगैरह बन गए हैं
कॉन्करेंसी को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो आई मीन अभी सबकी बात करते हैं, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहे थे। तो अभी के लिए देखिए आप इतनी चीज़ें सिर्फ क्लियर रखिए कि अगर आपको ये लॉकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, हम लोग जो अभी हैंड्स ऑन पे चलते हैं, ठीक है, तो आपको अगर उस चीज़ को अचीव करना है सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू, उसी ट्रेडिशनल वे में चलते हैं कि हम कैसे सिंक्रोनाइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सिंक्रोनाइजेशन को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए या तो आप मेथड में वो सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड लगा दीजिए जो आप चाहते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग के द्वारा वो शेयर्ड होगा, या आप सिंक्रोनाइजेशन का ब्लॉक भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक थ्रेड एक बार में एक ही लॉक, मतलब एक लॉक की पेयर होता है, जितने भी थ्रेड्स आप चलेंगे हमेशा वो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपने एक ऑब्जेक्ट को कॉमन बनाया है लॉकिंग के लिए ना, सारी थ्रेड के कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही लॉक की का पेयर होगा, ये आप हमेशा चीजें ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, लॉकिंग के लिए भी दो टाइप की लॉकिंग होगी, एक इम्प्लिसिट लॉकिंग, मतलब जो ऑब्जेक्ट के साथ में आप लॉकिंग वाला खेल रहे हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की जो लॉकिंग आपने किसी ने एक्वायर कर ली है। दूसरी होती है एक एक्सटर्नल लॉकिंग, री एंट्रेंट लॉकिंग, ये अभी जावा 5 के बाद रिसेंटली यूज मतलब एड ऑन किया गया है, जिसमें री एंट्रेंट लॉकिंग एक तरीके की क्लास है जिसका इंस्टेंस आप बना के उसके मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। मतलब आप उसमें सीधे सीधे, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सिंक्रोनाइजेशन वगैरह में, आप सिंपली वहां पे डॉट लॉक मेथड करा कर सकते हैं। जब भी आपको अनलॉक करना है, डॉट अनलॉक मेथड को आप कॉल कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद में लॉक हो जानी चाहिए या अनलॉक चीजें हो जानी चाहिए, वो सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं, तो सिंक्रोनाइजेशन जो ट्रेडिशनल वे है उसको मैं अभी कोड के साथ आपको दिखाता हूँ। तो वहां पे क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड मेथड के साथ लगता है या फिर सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक बनता है, और उनके साथ में हम वेट नोटिफाई जो अलग से मेथड्स होते हैं उनका यूज करते हैं, एक ज्वाइन मेथड होता है उनका भी यूसेज करते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रेडिशनल वे हो गया। एक्सटर्नल लॉकिंग का मैंने आपको बता ही दिया है कि एक्सटर्नल लॉकिंग री एंट्रेंट लॉकिंग होता है, उसका भी अभी मैं हैंड्स ऑन करके आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा देखिए और एक चीज, दो और चीजें वेज होती हैं जिसमें आप सिंक्रोनाइजेशन को अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल्स वगैरह अगर शेयर होती है मल्टीपल थ्रेडिंग से, तो आप एटॉमिक वेरिएबल्स यूज करते सकते हैं। जावा 5 के बाद एक्चुअली में हमारी कई जो रैपर क्लासेस आपको याद होगी जिसमें इंटीजर, फ्लोट, डबल्स वगैरह ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो वहां पे एटॉमिक इंटीजर आ गया है, एटॉमिक डबल आ गया है। तो जब आप उनकी वेरिएबल्स एटॉमिक तरीके से यूज करेंगे, तो भले ही आपने सिंक्रोनाइजेशन वगैरह लिखा है कि नहीं लिखा, भले ही आपने लॉकिंग वगैरह लिखा है नहीं लिखा है, ऑटोमेटिकली जेवीएम उसको मतलब थ्रेड सेफ एक तरीके से कॉल करेगा वेरिएबल्स को। जो भी लेटेस्ट वेरिएबल होंगी, वैल्यूज होंगी, अगर या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो रहा होगा एक थ्रेड के दौरान, तो दूसरी थ्रेड उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती या उसको एग्जीक्यूशन के लिए रीडिंग नहीं कर सकती एक तरीके से वैल्यू, ताकि लेटेस्ट वैल्यू जो होगी वही रीड करने के लिए जाएगी सबके पास में। इसके अलावा सबसे पहले ट्रेडिशनल वे में एक वोलाटाइल कीवर्ड भी यूज होता था। वोलाटाइल कीवर्ड क्या होता था, जैसे मल्टीपल प्रोसेसर में मल्टीपल थ्रेडिंग चल रही है, ठीक है, तो कैशिंग से ना उठा के वो एक चीज आई मीन प्रोसेसर को इंडिकेशन देता था कि जो आपकी ये वेरिएबल है ये वोलाटाइल है, इसका मतलब ये है कि आप इसकी जो लेटेस्ट वैल्यू होगी आप इसको शेयर करिएगा और उसके बाद ही कोई और दूसरी थ्रेड इसका एग्जीक्यूशन कर पाएगी, ठीक है। तो ये वोलाटाइल कीवर्ड सबसे पहले यूज होता था, जिसका यूसेज आजकल मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आप एटॉमिक वेरिएबल्स वगैरह को यूज कर सकते हैं, एटॉमिक इंटीजर हो गया, एटॉमिक डबल हो गया, ऐसे आप देखिएगा, आप सर्च करेंगे आपको सारे वेरिएबल्स उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और कलेक्शंस वगैरह अगर आप यूज करते हैं, एरे लिस्ट वगैरह, हैश मैप वगैरह, ठीक है, सेट वगैरह, वहाँ पे अगर आपको कॉन्करेंसी अचीव करनी है, वहाँ पे थ्रेड सेफ्टी अगर आपको कॉल करनी है, थ्रेड बेसिस मल्टीपल थ्रेड के बेसिस पे कुछ एग्जीक्यूशन करना है कलेक्शंस वगैरह में, तो कॉन्करेंसी के लिए भी अलग से पैकेजेस ऐड कर दिए गए हैं मल्टीपल, ठीक है। तो वो कॉन्करेंसी के जो पैकेजेस होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपकी कॉन्करेंसी अचीव करने में, ताकि ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े आपको कि सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड और लॉन्ग वेट नोटिफाई ज्वाइन, अगर आप बहुत सिंपल तरीके से अचीव करना चाहते हैं तो आप वो कॉन्करेंसी वाला पैकेज भी यूज कर लीजिए, ठीक है। जैसे मतलब अरे लिस्ट हम इंप्लीमेंट करते हैं तो जावा यूटिल डॉट कॉन्करेंट पैकेज के अंदर आप जाएंगे तो वही अरे लिस्ट आपको थ्रेड सेफ्टी बेसिक अरे लिस्ट भी अलग से मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सारी चीजें मिल जाएंगे। हम इसके भी एक एडवांस टॉपिक में बना दूंगा जिसमें आपको कुछ लैचेस वगैरह या जो मैं कई एडवांस चीजें ये सब चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे थ्रेड लोकल वगैरह हो गया या फिर जो कॉन्करेंसी के जो कलेक्शन हो गए, ठीक है, इन सब के बारे में मैं डिटेल से समझा दूंगा। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग हैंड्स ऑन देख के अपना सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ट्रेडिशनल वे में, क्योंकि ट्रेडिशनल वे अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन का आता है उसके बाद ही आप बहुत अच्छे से थ्रेडिंग का इंप्लीमेंटेशन जावा में कर सकते हैं। तो चलिए अभी एक हैंड्स ऑन करते हैं और फिर ये सिंक्रोनाइजेशन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन सब चीज़ों को रिवाइज करेंगे हम।
देखिए यहाँ पे कोड में मैंने क्या किया है, यहाँ पे इस मेन मेथड के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ से स्टार्टिंग होगी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक सेंडर क्लास है, सेंडर का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया है। ठीक है, सेंडर ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी लॉकिंग को मैं यूज़ करूँगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट मैंने कॉमन ले लिया है जो दो थ्रेड के बीच में कम्युनिकेशन का काम करेगा, उसकी लॉकिंग और की का काम करेगा, जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, सेंडर मेथड के अंदर क्या है, सेंडर मेथड मतलब एक क्लास के अंदर क्या है, सेंडर क्लास में देखिए आप दो चीज़ें यहाँ पे सिंपल चीज़ें हैं कि एक इसमें मैंने सेंड मेथड ले रखा है, इसमें जो भी मैसेज मैं पास करूंगा उसको मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे। और थोड़ी देर के लिए अगर मेरे को स्लीप कराना है थ्रेड को, कि मतलब वेट कराना है थ्रेड को कि आप थोड़े टाइम के बाद एग्जीक्यूशन करिए, तो वो इस तरीके से अचीव होता है, जिसमें मैंने 1 सेकंड के लिए, ये मिली सेकंड में वैसे वैल्यूज होती है, 1 सेकंड के लिए मैं इसको स्लीप करा दूंगा और उस 1 सेकंड के बाद में वो यहाँ पे देखिए ये मैसेज जो भी आपका आया होगा वो सेंट मैसेज का यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब क्या है कि ये मैंने ट्राई कैच यहाँ पे क्यों लगाया, देखिए जब आप स्लीप मेथड को कॉल करते हैं तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो होती है जिसको हैंडल करना जरूरी है, इस वजह से यहाँ पे ट्राई कैच वगैरह लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंडर मेन काम क्या करेगा, सेंडर एक ऐसा क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा जिसकी लॉकिंग और जो भी की है ना, वो ये दोनों कम्युनिकेशन के बीच बीच में दो जो थ्रेड बनाएंगे उसके बीच में काम करेगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे थ्रेड S1 जो कि मैंने कॉल किया, थ्रेड जो सेंड यहाँ पे S1 मेथड है, S1 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ये सिंपल मैंने एक्सटेंड करके थ्रेड बनाया हुआ है। आपको हमेशा देखिए रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद मैंने मैसेज को पास कर दिया और जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके बेसिस पे मैं लॉकिंग करूंगा यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को मैंने पास कर दिया है कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने सिंक्रोनाइज्ड सेंडर, यहाँ पे मैंने सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक को यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो सेंडर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास किया है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लॉकिंग लगा देगा, मतलब उसकी की रख लेगा अपने पास में। ठीक है, और यहाँ पे इन पैरेलल हो सकता है दूसरी थ्रेड स्टार्ट भी हो जाए यहाँ पे। ठीक है, दूसरी सेकंड पैरेलल स्टार्ट हो जाएगी और वो भी वहाँ पे तुरंत जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे रन मेथड को कॉल करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे लॉकिंग अगर पहले ऑब्जेक्ट ने ले रखी है, पहले इंस्टेंस ने दे रखी है, तो दूसरे को वो वैल्यूज मिलेंगी नहीं। ठीक है, वो मतलब एग्जीक्यूशन करने का चांस नहीं मिलेगा। तो जब पहले वाले का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो अपनी की दूसरे को देगा, उसके बाद वो यहाँ पे एंटर करेगा और वो खुद ऑब्जेक्ट की लॉक की ले लेगा और उसके बाद ये सेंडर डॉट सेंड मैसेज को कॉल कर देगा। सेंडर डॉट सेंड मैसेज को कॉल करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो जो भी मैसेज आपने प्रिंट किया था उसको सेंड, और ये यहाँ पे बाद में थोड़ी 1 सेकंड के वेट के बाद में सेंड को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे आउटपुट आया हुआ है। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, और एक चीज यहाँ पे सिंपली समझने वाली क्या है कि मैंने क्या किया यहाँ पे S1 डॉट ज्वाइन S2 डॉट ज्वाइन, इसका मतलब क्या है कि अगर S1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है तो जब तक इसका एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाएगा पूरा, तब तक S2 को चांस नहीं मिलेगा यहाँ पे। सिमिलरली S2 का जब चांस खत्म हो जाएगा, जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक मेन मेथड के पास भी आप नहीं आओगे, उसके बाद ही मेन मेथड को चांस मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल देखिए एक्चुअली में 3 थ्रेड है, एक मेन वाली थ्रेड है और 2 थ्रेड जो हम लोगों ने बनाई है। तो ये चीजें आप क्लियर कर लीजिए। इसको एक बार फिर से रन करके देखते देखिए क्या आउटपुट आता है। देखिए ये आपका आउटपुट आ गया थ्रेड से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ है कि 2 थ्रेड के बीच में हमने कम्युनिकेशन किया है, एक सिंकिंग को अचीव किया है हमने। ठीक है, और यही चीज आपको ज्वाइन मेथड के अलावा आप वेट नोटिफाई के थ्रू भी अचीव कर सकते थे। ठीक है, और सिंक्रोनाइजेशन में भी देखिए अगर आपने यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो रन मेथड था, रन मेथड के अंदर ही मैंने जो ऑब्जेक्ट पास की, मैंने क्या बताया आपको, ऑब्जेक्ट एक कॉमन ढूंढना है, उसके ऊपर लॉक लगाना है। तो ये अगर मैंने यहाँ पे सबसे सिंपल वे ये होता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लीजिए कि किसके बेसिस पे लॉकिंग और की का हमें खेल खेलना है। अगर मान लीजिए 100 नंबर ऑफ थ्रेड्स भी होती हैं तो आपको एक ऑब्जेक्ट खाली बनाना है जिसकी लॉक की के बेसिस पे ही आप सारा सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, और वो यहाँ पे मैंने पास करके ही यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन लगा दिया सेंटर में। ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक है जो मैंने यहीं पे इम्प्लीमेंट कर लिया। इसके अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, अगर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहते हैं, जबकि बेस्ट वे यही है करने का, तो देखिए आप सेंडर मेथड के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप क्या कर सकते थे, ये जो सेंड मेथड कॉल हो रहा है यहाँ पे भी आप सिंक्रोनाइज कर सकते थे, लिख सकते थे। तो अगर मैं वहां पे ब्लॉक को नहीं कॉल करता रन मेथड के अंदर, तो देखिए अगर आपने सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं आप, तो भी ये यहाँ पे रन करता सही से। ठीक है, और इसके अलावा जो सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक करते हैं वो सेंड मेथड के अंदर ही, यहाँ पे क्या सिंक्रोनाइज दिस, क्या मतलब यही वाला जो ऑब्जेक्ट है सेंडर, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हमें लॉकिंग करनी है, वहां पे फिर आप वही सेम टू सेम मेथड सारी चीजें लिख सकते थे। तो ये 3 तरीके हैं, आप चाहे तो यहाँ पे ना लिखिए और वहां पे जहां से आप कॉलिंग कर रहे थे अपनी, वहां पे आप सिंक्रोनाइजेशन को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, या जिस मेथड को आप कॉल कर रहे हैं जो कॉमन है उसको आप सिंक्रोनाइज वहां पे बना दीजिए, और वहां पे भी मेथड के अंदर आप चाहे तो अपना मतलब ब्लॉक लगा सकते हैं, और ब्लॉक लगा के भी वो चीजें अचीव कर सकते हैं। वहां पे दिस लिखना पड़ेगा अगर आपको उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही लॉकिंग करनी है। ठीक है,
अब एक ज्वाइन मेथड है, देखिए ज्वाइन मेथड को आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि ये भी वेट मेथड की तरह कॉल करता है, लेकिन इसमें आपका कोई टाइमलाइन डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। वेट में क्या है, आप टाइमलाइन डिफाइन कर सकते हैं कि जो मिली सेकंड वगैरह वगैरह के बाद में ही वो आई मीन नोटिफाई कर देता है उसके बाद। लेकिन ज्वाइन मेथड क्या होगा, उसका सारा का सारा एग्जीक्यूशन काम का हो जाएगा और उसके बाद वो थ्रेड स्टॉप हो जाएगी, तभी दूसरी थ्रेड को आपको एग्जीक्यूशन करने का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। तो ये आपका सिंक्रोनाइजेशन का आपका आई मीन हो गया, जब भी मल्टीपल थ्रेडिंग्स अगर आपको रन करनी है और आपका आउटपुट हमेशा फिक्स करना है, इस तरीके से ये चीज़ें अचीव करी जाती हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है स्टैटिक के बारे में समझने के लिए। देखिए अगर आप जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर मान लीजिए आप जो सेंड मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किए हुए थे, इसके अलावा एक और स्टैटिक मेथड होता, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 2 मेथड्स अगर आ जाते हैं यहाँ पे, ये तो मेथड 1 है, ठीक है, सेंड मेथड है मेथड 1, ठीक है। सिमिलरली आप मान लीजिए 2 और मेथड बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और मेथड 2 बना लेते हैं, मेथड 3 बना लेते हैं, और आपने तीनों मेथड में आपने सिंक्रोनाइजेशन इंप्लीमेंट कर दिया। मतलब ये तीनों मेथड आपके सिंक्रोनाइजेशन में आपने यहाँ पे कीवर्ड लगा दिए तीनों मेथड में, या फिर जो भी है ब्लॉकिंग से इंप्लीमेंटेशन कर लिया है। तो जब एक थ्रेड यहाँ पे जब एंटर कर जाएगी, जैसे S1 एंटर करिए तो मेथड 1 को एग्जीक्यूट करेगी, जो भी सिक्वेंशियल ऑर्डर में होंगे उसमें फिर मेथड 2 को करेगी, फिर मेथड 3 को करेगी, ठीक है। और थ्रेड 2 किसी भी इस मेथड में एंटर नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होगा कि अगर थ्रेड 1 मेथड 1 में एंटर कर चुकी है तो वो लॉक उसने जब लगा के की को अपने पास रख लिया है, तो जो थ्रेड 2 को चांस मिलेगा वो 2 और 3 में चली जाएगी, वो उसमें नहीं जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे जो मेथड है उसी ऑब्जेक्ट के लॉक जो आपने की लिया हुआ है उसके बेसिस पे ही ये रन होगी, ठीक है। तो मतलब क्या, थ्रेड 2 ये 2 और 3 में भी नहीं जा पाएगी। तो थ्रेड 1 जब तक ये तीनों का एग्जीक्यूशन करके बाहर नहीं आ जाएगी तब तक थ्रेड 2 को चांस नहीं मिलेगा। इसी बार जब थ्रेड 2 जाएगी तो वो भी इन तीनों मेथड में किसी को भी एग्जीक्यूशन किसी और थ्रेड के द्वारा करने नहीं देगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपने सिंक्रोनाइजेशन भी लगाया था, लेकिन एक मेथड कोई स्टैटिक था, मेथड 4, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा खेल अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक का आपका यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन आप लगाते हो, तो यहाँ पे ये इस ऑब्जेक्ट इंस्टेंस जिसको आपने पास किया सेंडर को, ये उसके ऊपर लॉक की नहीं लेता है। ये क्लास लेवल पे जो ऑब्जेक्ट एक बनता है अलग से, जैसे आप अगर मैं यहाँ पे सेंडर क्लास है, सेंडर डॉट क्लास, ये भी एक अलग से ऑब्जेक्ट होता है जो JVM के पास में होता है, ये उसके ऊपर की लेता है। तो इससे हमें क्या चीज़ें क्लियर होंगी कि स्टैटिक मेथड का सिंक्रोनाइजेशन आपका इंस्टेंस से नहीं हो पाएगा। अगर आपको सभी में इंस्टेंस में आपको एग्जीक्यूशन कुछ करना है, तो यहाँ पे जो मेथड आप सेंडर को पास करके सेंडर दिस कर रहे थे, सेंडर दिस के बजाय आपको सेंडर डॉट क्लास पे आपको यहाँ पे क्या कहते हैं ब्लॉकिंग करके आपको लॉक की लेनी पड़ेगी। जब आप सेंडर डॉट क्लास करेंगे तो चाहे सिंक्रोनाइजेशन मेथड हो चाहे इंस्टेंस मेथड हो, उन सभी पे एक ही इस ऑब्जेक्ट इंस्टेंस की लॉक की सबके साथ होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं, स्टैटिक मेथड की अलग थ्रेड एग्जीक्यूशन करना चाहे तो कर सकती है, इंस्टेंस मेथड की कोई अलग थ्रेड इन पैरेलल एग्जीक्यूशन करना चाहती है तो ठीक है, तब आप यहाँ पे इंस्टेंस मेथड पे सिंक्रोनाइजेशन रखिए और यहाँ पे स्टैटिक का सिंक्रोनाइजेशन रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ। देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए स्टैटिक लॉक में यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया, 2 थ्रेड बनाया है, एक T1 डॉट स्टार्ट के लिए T2, मतलब 2 थ्रेड की स्टार्टिंग हो जाएगी। इन दोनों थ्रेड में क्या हो रहा है, सिंपली यहाँ पे क्या किया मैंने, एक प्रिंट टेस्ट का एक और ऑब्जेक्ट बनाया हुआ इंस्टेंस क्लास बनाया मैंने, जिसमें मैं थ्रेड को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो भी मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूंगा 1 या 2 जो भी हम लोग की रन हो रही है, वो यहाँ पे वर्किंग करते हुए दिखाई देगी। उतने नंबर ऑफ एक फॉर लूप मैंने लगा दिया है बस, और मान लीजिए 0.6 सेकंड के लिए खाली ये ब्लॉक करेगी और उसके बाद ये रन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसका आउटपुट को एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे जो भी लॉकिंग वगैरह होगी, ठीक है, अगर ठीक है, अब ये देखिए थ्रेड वन इज वर्किंग। क्या हो रहा है यहाँ पे जो भी आपका ये थ्रेड 1 थी, ठीक है, यहाँ पे इस रन मेथड को कॉल करने के बाद प्रिंट टेस्ट में चलते हैं। यहाँ पे जो मैंने सिंक्रोनाइजेशन लगाया हुआ है, ठीक है, ये स्टैटिक वाला जो मेथड है, ठीक है, तो ये स्टैटिक वाली जो आपकी क्लास है इसकी प्रिंट टेस्ट डॉट क्लास, इसके ऊपर इसकी लॉकिंग हुई है, ठीक है। तो ये आपका इस वजह से दूसरी थ्रेड को यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इंस्टेंस मेथड में अलग से बना लेता हूँ तो वो दूसरी थ्रेड को अलाउ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को समझना है सिंक्रोनाइजेशन में, ठीक है। तो इसके अलावा भी देखिए, ये तो आपका हो गया ट्रेडिशनल वे सिंक्रोनाइजेशन करने का, लॉकिंग वगैरह अचीव करने का। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सिंपल वे में आप लॉकिंग को अचीव कर सकते हैं, वो है री एंट्रेंट लॉकिंग, जो कि एक्सटर्नल लॉकिंग भी हम लोग कहते हैं। री एंट्रेंट लॉकिंग का मतलब क्या है कि ये जावा ने अपने आप जावा 5 के बाद में क्लास दे दी है
है जिस क्लास को यूज़ करके आप लॉकिंग वगैरह बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा समझने के लिए, आपको मतलब हैंड्स ऑन करना ही करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। लेकिन अगर मैं री एंट्रेंट की बात करता हूँ, ठीक है, री एंट्रेंट यहाँ पे देखते हैं मैंने कौन सा बनाया हुआ था, यहाँ पे टेस्ट वर्कर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं मैंने यहाँ पे देखिए 4 रनेबल के ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं और यहाँ पे इन पूल के थ्रू इनको एग्जीक्यूशन करेंगे और उसके बाद पूल शट डाउन हो जाएगा। ये एक नया तरीका है जिसके थ्रू हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। और यहाँ पे एक मैंने मैक्सिमम टी का वैल्यू ले रखा है 2। अब री एंट्रेंट लॉक क्या है, री एंट्रेंट लॉक जावा की खुद की दी हुई क्लास है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप जाके देखिए, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया उसने लॉक में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, सिलाइजेबल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप मेथड्स को देखेंगे तो देखिए ट्राई लॉक, इनिशियल ट्राई लॉक, अनलॉक, कई यहाँ पे ढेर सारे मेथड है। लॉक है कि नहीं है, इस लॉक वगैरह मेथड से आप चेक कर सकते हो। तो ये आपको बड़ा फायदा होता है। अब क्या होता है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और री एंट्रेंट लॉक को यहाँ पे पहले हम लोग इसको ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसके बाद देखिए कैसे इसका एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ पे मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको जॉब 2 इज वेटिंग फॉर लॉक, जॉब 1 आउटर लॉक एक्वायर्ड, ये आउटर लॉक है, ठीक है, एक्सटर्नल लॉक इसको कहते हैं, ठीक है। जॉब 2 इज वेटिंग फॉर लॉक, आपको क्लियरली हर एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है और कब कब कौन कौन सा ये थ्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूशन करेगा, ये चीजें भी आपने री एंट्रेंट लॉक के थ्रू अचीव करी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी चीजों में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, री एंट्रेंट लॉक का एक इंस्टेंस बना लिया है, ठीक है। आपको सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड वगैरह सभी कोई यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको जब भी लॉकिंग के आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, मल्टीपल थ्रेडिंग्स में आपको सिंक्रोनाइजेशन करना है, आप री एंट्रेंट लॉक का इंस्टेंस बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटर सर्विस का पूल यूज कर सकते हैं, मतलब आप एक थ्रेड का पूल बना सकते हैं, उसमें आप मैक्सिमम डिफाइन कर दीजिए कितनी थ्रेड हो सकती हैं, ठीक है। ये उसका मेथड है जहाँ पे एग्जीक्यूटर सर्विस आपकी ऑलरेडी क्लास है, ठीक है। इसका क्लास कह रहा हूँ मैं, ये एक इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जीक्यूटर्स डॉट न्यू फिक्सर, मतलब एक नया फिक्सर, इसके कई मेथड होंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कई तरीके का आप सिंगल थ्रेड बना सकते हैं, वर्क, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझे। न्यू फिक्स थ्रेड को मैंने ले लिया जिसमें फिक्स है ऑलरेडी के थ्रू ही थ्रेड से यहाँ पे बनेगी। अब जो भी ये थ्रेड बनेंगे, यहाँ पे 2 नई थ्रेड बनेंगी, इन दोनों थ्रेड में हम लोगों को रनेबल ऑब्जेक्ट को पास करना है। वो रनेबल ऑब्जेक्ट में क्या होंगे, मैंने 4 यहाँ पे रनेबल ऑब्जेक्ट किए हैं और पूल में एग्जीक्यूशन को मैं पास कर दूंगा। जो भी थ्रेड वहाँ पे रन होगी 1 बाय 1 इन सारी जॉब को वो एग्जीक्यूशन करती चली जाएंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे वर्कर वाली क्लास में चलते हैं जो हम लोगों की बनाई हुई है। वर्कर में क्या किया है, रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है, यहाँ पे एक नेम ले लिया, री एंट्रेंट लॉक को यहाँ पे भी ले लिया, ठीक है। री एंट्रेंट लॉक को यहाँ पे पास कर दिया है क्योंकि इसके थ्रू ही हम लोग यहाँ पे लॉकिंग करेंगे। अब रन मेथड को अगर आप देखें, इस रन मेथड के अंदर मैंने सारी यहाँ पे चीजें लिख रखी हैं। यहाँ पे क्या किया है मैंने कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक यहाँ पे बुलियन वैल्यू लेनी पड़ेगी लॉक को ट्राई करने के लिए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे री एंट्रेंट लॉक जिसको हमने पास किया हुआ था यहाँ पे ऑलरेडी एज एन इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर में, उसमें ट्राई लॉक को कॉल करेंगे। अगर यहाँ पे लॉक हमें मिल जाता है उसके बाद ही इस सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन इफ के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, सिंपल, ये तो मैंने डेट फॉर्मेट के सिंपल से लिया हुआ है यहाँ पे टास्क को प्रिंट करने के लिए, ताकि आपको यहाँ पे ये टाइमिंग वगैरह प्रॉपर्ली दिखाई दे। और यहाँ पे क्या किया, जो भी टास्क को एग्जीक्यूशन कर रहा होगा उसको सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने और उसमें थ्रेड को स्लीप कर दिया है 1.5 सेकंड के लिए, ठीक है। जब ये चीज़ होती है उसके बाद एक्चुअल में यहाँ पे रीड डॉट लॉक को मैं कॉल करता हूँ इनर लॉक को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पहले देखिए आउटर लॉक है और इनर लॉक। इनर लॉक आपका सिंक्रोनाइजेशन को कॉल करेगा, ठीक है। मल्टीपल सेटिंग्स इसको मतलब एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे जब भी सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए वहाँ पे आउटर लॉक आपका एक्वायर्ड हो गया, ये आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी और यहाँ पे इनर लॉक आपका एक्वायर्ड हो गया। अब इसके अंदर जो भी रन मेथड का आपने चीजें एग्जीक्यूशन करी हुई थी वही सारी चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूशन खाली हो पाएंगी। और यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिए, जब आपका फाइनली कॉल होगा, फाइनली में आपको हमेशा अनलॉकिंग वाली चीजें करनी है, ठीक है, ताकि एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, लेकिन अगर आपने लॉक ले रखा है तो आप उसको अनलॉक कर देंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें जब आपकी हो जाएंगी, देखिए तो उसके बाद आपने कुछ यहाँ पे फ्लैग वगैरह लिया हुआ है इंप्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद फाइनली भी आपने फिर से अनलॉक को कॉल किया, क्योंकि पहले क्या इनर लॉक को उसने लेके रिलीज किया, फिर आउटर लॉक को लेके उसने रिलीज किया, ठीक है। इन केस इफ एल्स कंडीशन में ये सब चीजें भी नहीं होती तो हमने क्या किया है, जब यहाँ पे दूसरी थ्रेड यहाँ पे आएगी और यहाँ पे लॉकिंग ऑलरेडी ले रखी है तो वो एल्स में जाके यहाँ पे वेट करेगी,
ठीक है। तो ये आपका इम्प्लीमेंटेशन देखिए री एंट्रेंट लॉकिंग के थ्रू हो रखा है, जिसमें आप अगर आउटपुट को देखेंगे यहाँ पे, तो जॉब टू सबसे पहले मतलब जॉब वन ने ऑलरेडी ये वो दे रखा था यहाँ पे लॉक वगैरह जो भी, इस वजह से जॉब टू वेटिंग में गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जितनी भी थ्रेड्स रन हो रही है आपकी, उन सभी का उनका काउंट भी दिख रहा है यहाँ पे, और कौन कौन सी आउटर लॉकिंग इनर लॉकिंग कब कब हुई थी उनका टाइमिंग भी दिख रहा है, और कब कब वो रिलीज हो गई थी। ठीक है, जो कि अनलॉक के अंदर फाइनली में डाल रखा है। तो ये एक दूसरा मेथड है, वे है, जिसके थ्रू आजकल चीज़ें अचीव की जाती हैं। तो दो टाइप की लॉकिंग हो गई आपकी, जो आपकी मतलब इम्प्लिसिट लॉकिंग होती है, जो आप सिंक्रोनाइजेशन वगैरह का यूज़ करके, वेट नोटिफाई ज्वाइन वगैरह का यूसेज करके कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन मेथड या ब्लॉक वगैरह बना के कर सकते हैं आप, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और स्टैटिक वाला तो मैंने आपको एकदम क्लियर कर दी है चीज़ें। री एंट्रेंट लॉकिंग के थ्रू अगर हम लॉकिंग अनलॉकिंग करेंगे, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या होता है, वो जो हम ऑब्जेक्ट की लॉक की वैल्यू की बात करें, तो यहाँ पे सिंपल क्या होता है, ये काउंट को एक इंक्रीमेंट कर देता है, लॉक 1 कर देता है। इसका मतलब जब कोई थ्रेड आती है वो देखती है अगर काउंट 1 है तो वो एंटर नहीं करती है, और जब वो अनलॉक हो जाती है तो वो काउंट को फिर से रिड्यूस करके 0 कर देता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे री एंट्रेंट लॉकिंग का मैकेनिज्म एक्चुअली में कॉल करता है। यहाँ पे भी आप देखिए टाइम आउट वगैरह भी आप दे सकते हो, और टाइम की यूनिट वगैरह भी दे सकते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, अब जावा कॉन्करेंट 5 पैकेज में देखिए एग्जीक्यूटेड सर्विस को मैंने आपको ऑलरेडी देखे रन करके यहाँ पे दिखा ही दिया है कि कैसे वो कौन काम करती है जावा 5 के बाद से, और री एंट्रेंट लॉकिंग भी जावा 5 के बाद से इम्प्लीमेंटेशन। और उसके अलावा भी बहुत ढेर सारे ऐसे फीचर्स हैं जो यहाँ पे जावा 5 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल लॉकिंग जो भी मेन होता है वो तो मैंने आपको कवर कर दिया, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें भी बहुत ढेर सारी जावा 5 में इंप्लीमेंट हुई हैं, और इन सभी का यूसेज होता है। और एक शटडाउन हैंडलर में मैं डालना भूल गया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए सिस्टम इन केस क्रैश कर जाता है, उस समय भी आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप अचीव हो सकते हैं। तो इतना ज़्यादा पावरफुल कॉन्करेंसी इस समय हो चुकी है। बट स्टिल आई होप कि मतलब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ये एज एन बाउंसर न गई हो, हेल्पफुल हुई हो। स्टिल मैं ट्राई करूँगा कि एक और मैं ये जो भी एडवांस कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू भी मैं ये फिर से एक नया वीडियो और बना दूंगा, जिसमें सारी चीज़ें यूज़ करके मैं आपको दिखा दूंगा कि फ्यूचर वगैरह या काउंटडाउन लैचेस वगैरह जो होते हैं, लैचेस वगैरह इन सब का क्या यूसेज होता है, थ्रेड लोकल वगैरह भी और भी एडिशनल चीज़ें होती हैं उनका क्या यूसेज होता है, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज़ फील फ्री टू व्हाट्सएप मी, एंड ऑलवेज यू कैन मेल मी, व्हाट्सएप मी एनी टाइम। आई वुड लव टू आंसर दैट। थैंक यू सो मच।